अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन SOPs के तहत मामूलात ज़िंदगी से मुतालिक मुख्तलिफ शोबाजात को खोला जा रहा है और ज़िंदगी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मामूल की जानिब गामजन हो रही है। वफाकी काबीना के इजलास में कल बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए इकदाम तेज़ करने का फैसला किया गया। कल जो इजलास हुआ, वज़ीर आज़म का ये कहना था कि खुसूसी तौर पर मशरिक़ वस्ता में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएँ, जबकि आज हुकूमत ने ऐलान किया है कि 20 जून से 25% एयर स्पेस खोल रहे हैं। यह ऐलान मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़िकार बुखारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने करते हुए बताई। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत ने बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के लिए पॉलिसीज़ भी तब्दील की हैं। नई पॉलिसीज़ के मुताबिक सिर्फ उन अफराद का टेस्ट किया जाएगा जिनमें कोरोना वायरस की अलामात पाई जाएंगी, बाकी अफराद को जो है वो बगैर टेस्ट के घर भेज दिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसी जो है, क्या ये वायरस इससे ज़्यादा फैलेगा नहीं क्या? क्योंकि ज़्यादातर कोरोना के केसेस ऐसे हैं जिनमें कोई अलामात पाई ही नहीं जाती, लेकिन जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि ये कोरोना वायरस जो है ना ये पॉजिटिव है। क्या हुकूमत को इस पॉलिसी को तब्दील करने की ज़रूरत है? जबकि जुल्फ़ी बुखारी ये कहते हैं कि अभी तक 80,000 पाकिस्तानी जो हैं ये वतन वापस आ चुके हैं, जिनमें से 40,000 बेरोज़गार हैं। उन्होंने आवाम से ये भी अपील की है कि जो वर्कर्स छुट्टियों पर हैं, अगर वतन वापसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो फ़िलहाल ना वापस आएँ, उनको तरजीह दी जाए। जो बेरोज़गार हैं वो पहले जो है ना वो वतन वापस आएँ। सवाल ये है कि ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बेरोज़गार होकर वापस आ रहे हैं, हुकूमत उनके लिए इक़दाम कर क्या रही है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। जुल्फ़ी बुखारी साहब, कल भी कैबिनेट के इजलास में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वापस लाने के हवाले से में डिटेल से बात भी हुई और परवाज़ों को बहाल करने का फ़ैसला भी हुआ। आज भी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 20 जून का जो आप लोगों ने शेड्यूल दिया है, अगर आप ये बता सकें कि ये फ़्लाइट्स सिर्फ PIA की फ़्लाइट्स ऑपरेशनल होने जा रही हैं या बाकी एयरलाइंस की जो फ़्लाइट्स हैं वो भी इसमें ऑपरेशनल होंगी? नहीं, बाकी एयरलाइंस की भी फ़्लाइट्स इसमें ऑपरेशनल होने जा रही हैं। इसमें बेसिकली रफली अभी कल इंशाल्लाह सब कुछ तय हो जाएगा। रफली जो हमारी कैपेसिटी है जो इनवर्ड फ़्लाइट्स की है इनबाउंड, उस पे कुछ हम 25% कर रहे हैं। तो हम 100% पे नहीं लेके जा रहे, 25% हम करेंगे। तो उसमें PIA की फ़्लाइट्स भी शामिल हैं और उसमें और मुल्कों की भी फ़्लाइट्स शामिल हैं। सही, तो इसका मतलब ये स्पेशल फ़्लाइट्स आप लोग चला रहे हैं, जो मामूल की फ़्लाइट्स चलती थी वो बहाल नहीं हुई हैं, जो 1-2 दिन के बाद मुख्तलिफ ममालिक के लिए फ़्लाइट्स चलती थी, ये स्पेशल फ़्लाइट्स है अभी भी? नहीं, देखें, आपकी फ़्लाइट्स ये स्केड्यूल्ड फ़्लाइट्स हैं, स्पेशल फ़्लाइट्स नहीं हैं। अच्छा। तो ये हर हफ्ते स्केड्यूल्ड फ़्लाइट एक रूटीन फ़्लाइट्स पे चलेंगी, जैसे कि कोरोना से पहले। लेकिन लेट्स से कि एग्ज़ाम्पल आपकी चल रही थी PIA की फ़्लाइट, अगर या फ़्लाइट्स आपकी दिन में 10 चल रही थी, हाँ। अब आपकी कुछ 2 या 3 फ़्लाइट्स दिन में चलेंगी, लेकिन रेगुलर चलेंगी। इनके इसकी टिकटिंग भी जैसे कि आप कोरोना से पहले अपने एजेंट से लेते थे, अच्छा। वैसे ही आपको मिलेंगे। तो उस चीज़ से निकल जाएंगे कि जी एम्बेसी आके एक लिस्ट दे, उस लिस्ट में आपका नाम हो और फिर आपको एम्बेसी कॉल करेगी, फिर आपको टिकट देगी, वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये सिंपली आप जैसे कोरोना से पहले अपना टिकट बुक करते थे, वैसे ही इस तरीके से आप अपना टिकट बुक करेंगे। बात यह है कि अगर हमने एमिरेट्स को पहले अगर 50, फॉर एग्जांपल मैं एमिरेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एमिरेट्स या कतर को आपने 50 फ़्लाइट्स का दिया हुआ था, अब उस 50 फ़्लाइट्स का हम आपको 25% उनको दे रहे हैं। अच्छा। तो स्लोली हम इसको स्केल अप करेंगे, कोरोना को भी देखते हुए और अपनी एबिलिटी को भी देखते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल जिस तरह लोग पहले ट्रैवल करते थे वैसे जाएं और अपनी टिकट्स बुक करवाएं, किसी एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितने मजीद पाकिस्तानी है जो वापस आना चाहते हैं? इसमें मैं सॉरी एक चीज़ और जाहिर कर दूं, PM के हुक्म के मुताबिक जो कैबिनेट में भी था और फिर सारे सूबों को एग्री भी किया हुआ था, लेकिन ये मैं फिर से अर्ज़ करता हूँ कि ये खुला इसलिए था कि मेनली हमारा जो फंसा हुआ स्ट्रैंडेड लेबर जो है, जो GCC, सऊदी, कतर, UAE में जो फंसा हुआ था, उनके लिए भी है। तो उसमें जो PIA की जो बल्क फ़्लाइट्स हैं और इन सारों के भी जो इस तरीके से हमने किया हुआ है, जो बल्क फ़्लाइट्स हैं, कुछ 60 to 70%
तो तकरीबन 70% इसमें सिर्फ लेबर इस्तेमाल हो रहे होंगे, मतलब उन इलाकों में। ज़ाहिरी बात है उसके हम क्योंकि हर फ्लाइट मॉनिटर नहीं कर रहे तो उसका ये मतलब नहीं है कि हर फ्लाइट में सिर्फ लेबर होगा, लेकिन बल्क सारा लेबर। बताएं कितने पाकिस्तानी हैं जो भी वापस आना चाहते हैं, क्या नंबर्स हैं आपके पास? जी देखें, जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी की डेफिनेशन में जो आते हैं, मीनिंग लेबर जिसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका हो, लेबर जो लीव पे हो, जिसको पेड या अनपेड लीव मिली हुई हो, या उन पाकिस्तानी जो कहीं बाहर गए हुए थे और एयर स्पेस बंद हो गई थी, अभी तक वापस नहीं आ सके, स्ट्रैंडेड है, टाइम बाउंड वीज़ा पे फंसे हुए हैं, उसका नंबर कुछ 1 लाख है, 98,300 एंड समथिंग। तो 1 लाख आप कह लें पाकिस्तानी। उसके अलावा आपके पास स्टूडेंट्स हैं बिशिंक में, आपके पास स्टूडेंट्स हैं यूरोप के मुल्कों में, आपके पास स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में, दुनिया के हर जगह पे स्टूडेंट्स का भी कुछ तादाद है, कुछ 1 लाख स्टूडेंट्स भी हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड हैं वो 1 लाख कह सकते हैं। स्टूडेंट्स जिनको उनके स्कूल्स ख़त्म हो गए हैं, डिग्रीज ख़त्म हो गई हैं या बंद हुए हुए हैं, उनका भी 1 लाख की तादाद है। तो जो लेबर जो तादाद है रफली कुछ 70,000, उस 1 लाख में से 70,000 एटलीस्ट या 80,000 एटलीस्ट आप कह सकते हैं लेबर का है। 20,000 टाइम बाउंड वीजा पे है। आपने ये बात की कि वो लोग वापस ना आए जो छुट्टियों के लिए आना चाहते हैं, जो छुट्टियों पर हैं, वो लोग वापस आए जिनकी नौकरियां नहीं है, जो बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये कैटेगराइज आप लोग कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि जो ट्रैवल कर रहे हैं वो छुट्टियों पर थे, यहाँ पर आकर अपनी छुट्टियां गुजारना चाहते हैं, वो लोग आ रहे हैं, या फिर वो लोग आ रहे हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं, फंसे हुए हैं, जो मजीद नौकरी के बगैर ज़ाहिर बाहर नहीं रह सके? ये कैसे कैटेगराइज आप लोग करेंगे, कैसे पता चलेगा? देखिए, इसका बात तो ये कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलें। मुझे पता है कि अभी वहाँ कई मुल्कों में लॉकडाउन है, तो इसलिए जो लीव पे भी है, जिसको नौकरी से नहीं निकाला गया, वो भी चाहता है कि वो अपनी लीव पाकिस्तान में गुजारे। हाँ। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मोईद यूसुफ साहब ने भी, मैंने भी वाज़ेह तौर पे बोला कि अगर आप लीव पे हैं तो आप देखें कि वहाँ जहाँ आपका जो जिस मुल्क में आप हैं वहाँ लॉकडाउन हर जगह ईज हो रहा है और काम इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से शुरू हो रही है। तो ये ना हो कि आप यहाँ आ जाए और उनकी एयर स्पेस आपको वापस आने की इजाज़त नहीं दे। तो बड़े सोच समझ के लीव पे भी जो हैं और जो स्टूडेंट्स भी हैं, बड़ा सोच समझ के ये फैसला करें वापस आने के लिए। जहाँ तक आपने पूछा कि हम कैसे स्क्रूटनी करेंगे एक किस्म की लेबर की, देखिए मेजॉरिटी जो आपका लेबर होता है वो यहाँ से प्रोटेक्ट होके जाता है, प्रोटेक्टर स्टैंप मिलता है आपको, यहाँ से आप बाहर जाते हैं आपका रिटर्न होता है। ये वो हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हुए हैं, तो ये तो हमें पता होता है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हुए हैं। फिगर भी हमारे पास 40,000 है और उनके सारी डिटेल्स भी हैं और उनके जो वापस आ रहे हैं उनको हम रजिस्टर भी करा रहे हैं। ये बात तो हकीकत है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एक बड़ी सपोर्ट है तहरीक इंसाफ को और एक बड़ा वोट बैंक है आप लोगों का बाहर। लेकिन कुछ ओवरसीज़ बहुत से लोग हैं जो ये शिकायत भी करते हैं कि उनके बहुत से मसाइल हैं जिनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। वो कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट बहुत यहाँ पर लाना चाहते हैं, लेकिन हमें बताया जाए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमें क्या इंसेंटिव्स उस पर क्या देगी। मसला अगर कोई कहता है कि बहुत से लोग बात ये करते हैं कि हम अगर अपनी कोई कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, वो कंपनी ही 4-4 महीने रजिस्टर्ड नहीं होती। अब आपको भी बाहर का सारा सिस्टम पता है, यूरोप यूके वगैरह में 24-24 घंटों में कंपनीज जो है ना वो रजिस्टर्ड हो जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेके आएँ, आप लोग हमें इंसेंटिव क्या देंगे? हमारे मसाइल पर तो कोई हमसे बात करना चाहता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं जी जुल्फी बुखारी साहब बाहर आते हैं, हमसे मिलते नहीं हैं, बस अपने लोगों से मिलकर यहाँ पर चले जाते हैं, जिनकी बात सुननी चाहिए वो सुनते नहीं हैं। तो ये बड़ी रिजर्वेशंस हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। देखिए, मुझे नहीं पता कि किन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने ये बोला है। ज़्यादातर तो मैं काफ़ी इन टच हूँ हर मुल्क के चेंबर्स के साथ भी, और जो वहाँ की बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ हैं मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। तो इन टच होने वाली बात आई डोंट थिंक है, क्योंकि मैं हमेशा इन टच होता हूँ। और जहाँ भी मेरा दौरा हुआ है जब से मैंने मिनिस्ट्री संभाली है, आप उस बेशक जब ऑफिशियल दौरा हो, अनऑफिशियल की और बात है, लेकिन जब ऑफिशियल दौरा हो आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि मेरे कितने फंक्शंस हुए हैं, कितने मैंने अटेंडीज़ हैं। 24 आवर्स अटेंडेंस होती है हर फंक्शन पे, हर मीटिंग पे। तो आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू
और आप FDI भी देख लें तो वो इंक्रीज़ हुई है, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इंटरेक्शन भी देखें वो इंक्रीज़ हुई है। हमारे पास बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चरल इश्यूज़ तो बेशक हैं, चाहे वो कंपनी की जैसे आप कह रही हैं रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो रिपैट्रिएशन पैसों की हो, चाहे वो ज़मीन के कब्ज़ों की हो, ये सारे इश्यूज़ कब से चले आ रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत में मैं समझता हूँ कि इनकी रेजोल्यूशन रेट बहुत हाई हुई है। हम अभी एक फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट भी इस्लामाबाद में इंशाल्लाह बहुत जल्द खोलेंगे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का लैंड डिस्प्यूट्स का फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट है, वो लॉ मिनिस्ट्री के पास अभी उसकी फ़ाइनल अप्रूवल रहती है। उसके साथ साथ हम एक OBC ओवरसीज़ बिजनेस काउंसिल BOI के साथ बनाने जा रहे हैं, जिसमें ओवरसीज़ की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो, और वो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो या छोटा इन्वेस्टर हो, वो उस OBC के पास आ सके और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में उसको मदद भी मिले। सही, बिल्कुल ठीक। तो काफी ऐसे निशान हैं। अच्छा जुल्फी बुखारी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो ज़र मुबादला यहाँ पर भेजती है, लेकिन कोरोना की वजह से क्या ये हमारा सेक्टर जो है ये मुतासिर हुआ है? रेमिटेंसेस जो बाहर से लोग भेजते हैं, ये मुतासिर हुआ है? ये देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब तक इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मई तक अगर आप देखें तो 20.6 बिलियन अरब डॉलर पाकिस्तान में आ चुका है। अच्छा। अगर आप इसको पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो 20.1 अरब डॉलर पाकिस्तान में आया था, तो 0.5 का इंक्रीज हुआ है। अच्छा। डिक्रीज नहीं हुआ, वो भी इस मुश्किल वक्त में जब आपके जो दो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं UAE और सऊदी अरेबिया लॉकडाउन में थे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतना अभी तक हमें डेंट नहीं पड़ा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी स्केल पे हम रह सकें। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा जुल्फी बुखारी साहब, जो एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने के हवाले से जो एक कमेटी बनी हुई है, आप भी इसके मेंबर हैं, पिछले हफ्ते इस पर एक मीटिंग हुई जिसको रज़ाक दाऊद साहब ने चेयर किया। इसमें सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन, सेक्रेटरी सिविल एविएशन आप भी थे, बाबर अवान साहब भी थे। इस पर बता सकते हैं कि इस पर क्या अपडेट है? ख्वाजा आसिफ तो ये बात करते हैं कि शायद जुल्फी बुखारी साहब ने रोज़ेवेल्ट जो है ना वो ख़रीदना है, आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है, इस हवाले से मीडिया पर भी सवालात उठते हैं, तो मैं इस पर आपका मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ। जी देखें, जहाँ तक एयरपोर्ट्स की बात है, एयरपोर्ट्स पे एक PM साहब ने एक कमेटी बनाई, रज़ाक दाऊद उसको हेड करते हैं, एविएशन मिनिस्टर भी उसमें है, बाबर अवान साहब भी उसमें है, जैसे आपने बोला एविएशन भी, प्राइवेटाइजेशन भी, लॉ भी। इसमें बड़ा ज़रूरी है कि समझना कि देखिए एविएशन जिस तरीके से हमारी है कि CAA में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी है और उसमें आपकी रेगुलेटरी बॉडी भी है, तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ आपके सारे एयरपोर्ट्स हैं वो भी उसमें जमा हुए हैं, तो उसको बिल्कुल जिसको कहते हैं अनटैंगल करना। हमने कंपनीज, हम सोच रहे हैं कि कंपनी बनाएं, उस कंपनी के अंदर सारे प्रॉपर्टीज़ रखें, एयरपोर्ट्स वगैरह हर चीज़, और फिर उसके एक तो सर्विसिंग जिसको आपको कहते हैं कि जो आपकी जो ऑपरेशंस हैं उसको देखें कि उसकी बेहतर करने के लिए क्या तरीके, उसको आउटसोर्स करें या उसकी अलहदा कोई बॉडी बनाएं, और फिर जो आपके जो असासे हैं, जो आपके जो एयरपोर्ट्स हैं, उसको कैसे हम इस्तेमाल करें। जैसे कि लंदन में हीथ्रो में 20% कतर को बेचा था, जो बात ख्वाजा आसिफ ने भी की, ये नहीं खरीद रहे आप। देखें, ख्वाजा आसिफ को अनफॉर्चुनेटली उनका मसला ये है कि उनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है। मुझे नहीं आ रहा कि जब वो प्राइवेटाइजेशन में भी अगर थे तो उन्हें क्या प्राइवेटाइज किया था। ना तो मैं कोई रोज़वेल्ट खरीदता हूँ, ना मेरा कोई जानने वाला फ्रंट मैन या पार्टनर तो दूर की बात है, मेरा जानने वाला भी नहीं। लेकिन एक और इसमें जो सबसे जो फ़नी बात है वो ये है कि वहाँ तक तो अभी तक हमने शुरुआत ही नहीं की। हमने तो सिर्फ बात ये की है कि PIA कहाँ खड़ा हुआ है, PIA को कैसे बेहतर करें, नए जहाज़ खरीदने हैं, इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। अब पैसे कैसे बनेंगे? यही रूट्स करते हुए कि यहाँ से लंदन जाएं, वहाँ से नहीं। आपको जब बल्क पैसे चाहिए होंगे नए जहाज़ खरीदने के लिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? या तो आप PIA को प्राइवेटाइज करेंगे, या आप उसको PIA के पास कोई ऐसा एसेट होगा, ऐसा होगा जिसको आपको उसको एक कमर्शियल सेंस निकालना होगा। और ये जुल्फी बुखारी ने नहीं करना, या जो भी और उस कमेटी में है उसने नहीं करना। ये हमने प्राइवेटाइजेशन को ही देना है। लेकिन जो न्यूयॉर्क के बेस्ट ब्रांडेड एक्सपर्ट्स हैं, टॉप कंपनीज हैं,
उनको आप हायर करें, वो आपको बताएंगे कि न्यूयॉर्क के क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ बिकती हैं, क्या नहीं बिकती, को होटल पे रखें या ऑफिस ब्लॉक की तरफ जाएं। ये सारी चीज़ें एक डिबेट है अभी। मेरा आपसे आखिरी सवाल जुल्फी साहब, अगर मैं गलत नहीं तो 17 जून को तमाम मतलब कि आज के दिन तमाम जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, एडवाइजर्स हैं, इन तमाम को अपने जो एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर करना था, सारी डिटेल्स जमा करवानी थी। ज़ाहिर है आपको भी पता है, सब जिनको एतराज़ था कि आप लोग जो है ना वो डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो आज की डेडलाइन थी कि आप लोगों ने ये सब जमा करवाना था और ये सब हो गया जमा? जी, आज की डेडलाइन थी और मैंने तो करा दी एंड आई एम 100% श्योर कि बाकी SAPMs और एडवाइजर्स ने भी जमा करा। देखिए, इसमें तो कभी कोई बड़ी बात तो थी नहीं ना। ज़्यादातर हमारे SAPMs और एडवाइजर्स इलेक्शन लड़ चुके हैं तो इन्हें वैसे ही किया, पहले भी किया हुआ था। रह गए 2-3 इंक्लूडिंग मैं भी, तो हमने तो पहले दिन से बोला था हमसे ले लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, लगता है ऐसे है कि हुकूमत की मुश्किलात जो हैं फिर से बढ़ने जा रही हैं। आज हुकूमत के आम इत्तेहादी BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने अपनी बजट बहस पर अपनी तकरीर में हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। ये ऐलान इंतहाई गैर मुतवक्के था क्योंकि ऐसी कोई बाज़गश्त सुनाई नहीं दे रही थी। अख्तर मैंगल का कहना था कि हमने 2 साल तक तहरीक इंसाफ के साथ मुआहदे पर अमल दरामद का इंतज़ार किया, मज़ीद भी करने को तैयार है, लेकिन कुछ शुरू तो करें। हम पार्लियामेंट में रहेंगे और मसाइल पर बात करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि PTI की हुकूमत में शामिल होने के लिए हम बनीगाला नहीं गए थे, बल्कि PTI वाले कोयटा आए थे। BNP मैंगल के तहरीक इंसाफ से 2 मुआहदे हुए थे और दोनों मुआहदों में से हमारे किसी भी मुतालिबे पर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बजट के हवाले से अख्तर मैंगल का ये कहना था कि हर बजट को अवाम दोस्त बजट कहा जाता है, लेकिन अब तक जो बजट आए हैं उनमें हमें कितने फ़ीसद अवाम दोस्ती की जो है ना वो झलक नज़र आई है। अख्तर मैंगल ने 18वीं तरमीम पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कौमी असम्बली में BNP मैंगल की 4 और सेनेट में 1 नशिस्त है। BNP की हुकूमत से अलहदगी के बावजूद कौमी असम्बली में हुकूमत की अक्सरियत तो बरकरार रहेगी, लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। सरदार अख्तर मैंगल पहले भी मुतादिद बार, हम सब जानते हैं, PTI की क़यादत से मुआहदों पर अमल दरामद ना होने का शिकवे शिकायतें कर चुके हैं और हुकूमत से अलग होने का भी जो है ना वो कहते रहे। कोई पहली बार ऐसे नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ने हमेशा उन्हें मना लिया। सवाल ये है कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्हें कोरोना की वबाई सूरत हाल और बजट इजलास के मौके पर अचानक इतने अहम फैसले का जो है ना वो ऐलान करना पड़ गया। ये हम इन्हीं से पूछते हैं। मेरे साथ अख्तर मैंगल साहब सरबराह BNP मैंगल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मैंगल साहब आपका। अख्तर मैंगल साहब, शुरू करते हैं जी। 20 सितंबर 2018 जब आप लोगों ने PTI के इत्तेहादी बने, उसके 1 महीने के बाद आप लोगों ने हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी। जब आपको भी याद होगा, जब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान पनाह गुज़ीनों को पाकिस्तानी शहरियत देने का ऐलान किया था, तब भी आप लोगों ने ये धमकी दी। फिर 19 अक्टूबर 2018 को आप लोगों ने खुशदार में जलसा किया। आपने कहा कि अगर हमें गवादर और रेकोडिक के मामलात पर नज़रअंदाज किया गया तो हम अलग हो जाएंगे। फिर चलते हैं 14 जनवरी 2019, सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर आप लोगों ने PTI से कहा कि हमारे कैंडिडेट को अगर सपोर्ट नहीं आप लोगों ने किया तो हम अलग हो जाएंगे, लेकिन PTI वालों ने सपोर्ट आप लोगों को नहीं किया। आज बिलाखिर आप लोगों ने जो है ना वो अलहदगी का ऐलान कर दिया। वापसी का कोई रास्ता है? अभी 3 साल वैसे बाकी हैं, कोई उम्मीद नहीं है कि हुकूमत सुनेगी? देखें, पॉलिटिकल पार्टियों के दरमियान जो इत्तेहाद होते हैं, मुआहदात होते हैं, वो चंद बुनियाद या नुकात के ऊपर होते हैं। इसमें कोई शक नहीं, हमारा PTI का इत्तेहाद बलूचिस्तान के जुमला मसाइल को हल करने के लिए और उनकी तरफ उनको राह दिखाने की थी कि जी ये मसाइल हैं बलूचिस्तान के जो 70 साल से चले आ रहे हैं। और हमने उस वक्त भी कहा था कि ज़रूरी नहीं कि इन मसलों को हल करने से जो है तमाम के तमाम बलूचिस्तान के मसले हल हो जाएंगे, लेकिन इट्स अ वे फॉरवर्ड। आप लोगों को हम एक रास्ता दिखा रहे हैं जो आप खो बैठे हैं कई अरसों से, और उन्होंने इस पर इत्तफाक किया। हर बार जब हमने उनको लोग कहते हैं कि धमकी दिए, हमने उनको याद दहानी की कोशिश की, और ये याद दहानी हमारी सेंट्रल कमेटी की तरफ से दी गई थी कि जाके उनको याद दिलाएं।
और याद दिलाते दिलाते आखिरी जो उनको याद दहानी हमने कराई वो थी तकरीबन रमज़ान के महीने में। मैं नहीं था, हमारे पार्टी के दूसरे साथी थे कि जी अब भी अगर मसले हल नहीं होते हमारे, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। सही। और उनकी तरफ से कोई मतलब मुस्बत जवाब नहीं आया। हो सकता है पिछले 2 सालों में जिस तरीके से आप लोगों ने बार बार धमकियां दी, उन्होंने सीरियस लेना ही छोड़ दिया हो कि इनका तो काम ही है कि धमकियां देते हैं और फिर हुकूमत में वापस जो है ना वो आ जाते हैं। तो हो सकता है कि वो सीरियस ही ना लिया हो इस हुकूमत ने। मेरे ख्याल में ये उनमें उनका कसूर नहीं है, ये हमारे इस मुल्क की रवायत रही है कि इत्तेहादियों ने सिर्फ धमकियां दी हैं। लेकिन हमने उनको टाइम दिया 1 साल का, और 1 और साल का हमने उनको टाइम दिया बजट के बाद। अच्छा। उस दौरान मैं ये नहीं कहता कि लोग नहीं छूटे। 2018 से लेकर अब तक जो है 418 के करीब लोग रिहा कर दिए गए, बाजियाब हुए हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हज़ारों की तादाद में अगर लोग उठा लिए गए, उनके बदले में आप 400 छोड़े, तो और लोगों का जो जमकटा हम पे खड़ा हो जाता है कि आपने उसको छुड़ाया, मेरे भाई को क्यों नहीं छुड़ा रहे। और ये हम उनको नॉक करते रहे उनके दरवाज़ों पर। और यहाँ तक कि 2 दिन पहले भी वो आए मेरे पास। यहाँ पे परवेज़ खटक साहब थे, कासिम सूरी थे डिप्टी स्पीकर, असद उमर थे, खान मोहम्मद जमाली थे। मैंने उस दिन भी उनको कहा कि जी ये हमारी डिसीजन है, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा। कल भी जब मैं असेंबली में गया था तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, तो मैंने देखें हमारी पार्टी के जो फैसले होते हैं, एक तो होती है वार्निंग आप वापस भी ले सकते हैं। हाँ। बट द डिसीजन, वंस यू मेक द डिसीजन, सिर्फ पार्टी वापस कर सकती है। मैं इनफरादी शख्स, चाहे पार्टी का सदर हूँ, कोई ओहदेदार हूँ, वो डिसीजन मेरे वापस लेने का जो है मुझे इख्तियार अच्छा, नहीं। पार्टी का मुश्तरका फैसला है, उसके बावजूद नजरसानी हो सकती है। पार्टी सदर ने किया जी, ये हमारी सेंट्रल कमेटी की यूनानिमसली डिसीजन है। अच्छा। जिसको सिर्फ मैंने आज अनाउंस किया। जहां तक नजरसानी के ताल्लुक है, वो पीटीआई की हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, आने वाली हुकूमत हो, ये बलूचिस्तान के इन मसलों को हल करें, तो मुझे उनके साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। बलूचिस्तान का हर बच्चा जो है खुद पीटीआई के पीछे जाएगा। हर घर में जो है पीटीआई का झंडा लहराएगा। अगर जब आप लोगों ने पीटीआई की हिमायत का फैसला किया, तो आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था या यकीन दहानियां करवाई गई थीं कि जो आप लोगों के मुतालिबात हैं या जिन पर दस्तखत हो रहे हैं वो मान लिए जाएंगे? अगर इतना कॉन्फिडेंस था, ये सब मुआहदे हुए, दस्तखत हुए, फिर कैसे मुकर गए प्राइम मिनिस्टर साहब? अभी भी मेरे ख्याल में इमरान खान वाहिद शख्स नहीं है जो इक़्तिदार में आके बदल जाता है। यहाँ पे कई हमने बदलते देखे हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप वज़ीर आला थे तब भी आपके मुतालिबात किसी ने नहीं सुने, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए जब आप वज़ीर आला थे। इस ऐवान के जो खिड़कियां हैं, जो रोशनदान हैं, उसमें जो है हर चीज़ हरी नज़र आती है। जो भी हुक्मरान, जो आज के हुक्मरान हैं या कल जो अपोजिशन में थे या जो कल अपोजिशन में आज हुक्मरान हैं, उन सब का यही वतीरा रहा है। लेकिन हमने, क्योंकि हम पर हमेशा बलूचिस्तान के कौम परस्तों पर ये इल्ज़ाम आयद होता है कि जी आप बात नहीं करते, आप बलूचिस्तान के मसले को समझाने की कोशिश नहीं करते। इससे पहले जो हमने वर्बली समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो याददाश्त उनकी इतनी कमज़ोर है कि वो भूल जाते हैं। अब इस बार तो लेकिन मैं यही तो पूछ रही हूँ कि आप वज़ीर आला रहे हैं, आपके मुतालिबात भी किसी ने नहीं माने, आप भी कुछ नहीं कर पाए जब आप वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के। वज़ीर आला का इख्तियार कितना है और बिलखुसूस बलूचिस्तान के वज़ीर आला का इख्तियार कितना है? हमारे ज़माने में फिर भी थोड़ा बहुत इख्तियार होता था, हाँ ना कह सकते थे। अब के तो वज़ीर आला हाँ ना भी अपनी मर्जी से नहीं कह सकते। और जहाँ तक वज़ीर आज़म का ताल्लुक है, अगर ये इख्तियार उनके हाथ में नहीं है तो कम से कम हमें वो जगह तो बता दें कि जहाँ पर इख्तियार है। अख्तर मेंगल साहब, आपने जस्टिस सिस्टम पर भी सवालात उठाए कि इस मुल्क में आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन जिस हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं,
अब वो एहतसाब और इंसाफ का ही तो नारा लगाकर इक़्तिदार में आए। आपने कहा ये उस वक्त मुमकिन होगा जब अवाम जो है उनके हकीकी नुमाइंदगी का हक रखने वाले जो है ना वो इक़्तिदार में आए, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों, उसके तहत नुमाइंदे मुंतखब होकर आए। तो ये तो आप 2018 के इंतखाबात की शफाफियत पर एक सवाल उठा रहे हैं कि ये इंतखाबात साफ और शफाफ थे ही नहीं, फिर आप तो इत्तेहादी में हैं इसी इलेक्शंस के। बेबी मैं आज ये बात नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन मैंने ओथ लिया था आप वो रिकॉर्ड चेक करके देख लें। मैंने उस दिन भी कहा था इस मुल्क में आज दिन तक फ्री और फेयर इलेक्शन सिर्फ एक हुआ है, और उसका नतीजा ना मानते हुए मुल्क 2 लख्त हुआ। मुझे बताएं कौन सा ऐसा इलेक्शन यहां पे गुजरा है जिस पर एक नहीं कई सवालिया निशान इम्बोर्ड्स किए हुए हैं। अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे फिर तो आपको इस हुकूमत का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए था, फिर आपको इस हुकूमत के इत्तेहाद में आना ही नहीं चाहिए था। देखिए हमने हुकूमत को सपोर्ट किया, हम हुकूमत का हिस्सा तब होते कि जब हम कैबिनेट का हिस्सा होते। हमने हुकूमत को अगर सपोर्ट किया है अपने उन नुकात और अपनी शराइत पर। अगर हमारी शराइत को हुकूमत चाहे वो इलेक्टेड हो नॉन इलेक्टेड हो, यहाँ पर वो आपकी नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंटें आई हैं, उन्होंने भी बलूचिस्तान के मसले को हल करने की कोशिश की, हमने कहा वेलकम, लेकिन उन्होंने हल करने के बजाय जो है ना उसको और दलदल में फेंक दिया। अब भी कोई बलूचिस्तान का मसला हल कर सकता है, चाहे कोई भी हो। हम चाहते हैं मसला हल हो बलूचिस्तान का। तो आपके इस फैसले के बाद आज की डेट में किसी ने राब्ता किया, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे? नहीं जी, अभी तक तो मेरे साथ अभी तो सिर्फ वो जो चैनल हमें हमारा चेहरा भूल गए थे वही सिर्फ राब्ता कर रहे हैं। तो 2 सालों के एक्सपीरियंस को देखते हुए कि जिस तरीके से वादे पूरे नहीं हुए, मुतालिबात आपके पूरे नहीं हुए, अगर आप लोगों से अब कोई दोबारा राब्ता करता है तो पिछले 2 सालों का एक्सपीरियंस देखते हुए क्या फैसला करेंगे आप लोग? वापस जाने का फैसला होगा, नजरसानी हो सकती है, वापसी के दरवाजे खुले? देखिए वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो है फिर लस्सी भी फूक फूक के पीता है। हम तो दूध के जले हुए नहीं हैं, हम तो इन हुक्मरानों के जलाए हुए हैं। सही। हमारे घर जले हुए हैं, हमारे बच्चे जिंदा जला दिए गए हैं, हमारी औरतों की अस्मतें जो हैं वो लूट ली गई हैं। तो हमने जब फैसला किया है, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जब फैसला आता है तो वो फिर मैं भी उसको चेंज नहीं कर सकता। फैसला होता है। हाँ, मैंने पहले भी कहा अगर हुकूमत ने इन मसलों को हल किया, मैं ये नहीं कहता यकीन दहानी, अब जब यकीन ही नहीं रहा तो दहानी को मैं कहां से लाऊंगा? इसका मतलब है मसले हल होंगे तो वापसी का जो है रास्ता है ना वो खुल सकता है, आप वापस जाने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल साहब मेरे साथ थे। नाज़िम मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सिंध और वफाक में तलखियाँ कब ख़त्म होंगी, कैसे ख़त्म होंगी? वज़ीर आज़म जब भी सिंध जाते हैं वज़ीर आला से उनकी मुलाकात होती नहीं है। अब पता नहीं वज़ीर आला मुलाकात नहीं करना चाहते हैं या वज़ीर आज़म मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। बात यह है कि जब तक सूबे और वफाक में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी मामलात में तो सिंध के अवाम के ज़ाहिर मसाइल हल नहीं हो सकते। मुल्क में कोरोना की वबा फैलने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कल पहली बार सिंध के दौरे पर गए, लेकिन इस दौरे में भी उनकी सिंध हुकूमत की क़यादत से कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल भी गवर्नर सिंध ने किया। उसके बाद वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध और तहरीक इंसाफ सिंध की जो कोर कमेटी है उससे मुलाकात की, सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमाओं ने वही पुराने मुतालिबात रखे कि वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 149 के तहत सूबे में अपने जो इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करे। जबकि वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को कराची में जारी ग्रीन लाइन बस मंसूबे समेत दीगर वफाकी हुकूमत के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की ये डायरेक्शन भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज दी। फिर सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जल्द नया बल्दियाती निज़ाम लेकर आ रहे हैं, कोरोना पर बदकिस्मती से सियासत ही की जा रही है। मुराद अली शाह साहब इजलास में बात मानते हैं लेकिन बिलावल जो है ना वो बाद में कुछ और बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के वज़रा बाद में कुछ और बात करते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि वफाक ने सूबों में कभी फ़र्क नहीं किया।
तो फिर क्या समझा जाए कि वाकई जो है पॉइंट स्कोरिंग का आगाज़ सूबों सिंध हुकूमत की जानिब से किया जाता है, क्योंकि वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि भाई हम तो फ़र्क नहीं करते हैं। दूसरी तरफ आज सिंध असम्बली में 12 खरब 40 अरब रुपए का बजट भी पेश किया गया है, जिसमें विफाक और पंजाब के बरक्स सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का ऐलान किया गया है। सिंध हुकूमत के इस बजट को तहरीक इंसाफ ने ओमनी नवाज बजट करार दिया और मुस्तरद कर दिया, और अपोजिशन भरपूर प्रोटेस्ट करती नजर आई है, एहतजाज किया। इस सब पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वजीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने वक्त दिया। सईद गनी साहब, अफसोस भी होता है, ताज्जुब भी होता है कि वजीर आज़म इमरान खान पूरे मुल्क के वजीर आज़म हैं, जाहिर है, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो सिंध के दौरे पर जाते हैं, सिंध की क़यादत से मुलाकात नहीं होती है, वज़ीर आला से बात नहीं करते हैं, किसी सिंध के नुमाइंदे से उनकी बातचीत नहीं होती है, लेकिन फिर सिंध के मसाइल की भी उनको फ़िक्र होती है। अब समझ में नहीं आती है कि वज़ीर आज़म इंटरेस्टेड नहीं होते हैं आप लोगों की क़यादत से मिलने के लिए, या पीपल्स पार्टी उनको वेलकम नहीं करना चाहती है सिंध में? मसला क्या है? शायद देखें, लाख इख्तलाफात हों, लेकिन कम से कम पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर्स या पार्टी हमारी इस बात को समझती है कि आइन और कानून में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के ताल्लुकात किस तरह के होने चाहिए। हमें प्राइम मिनिस्टर से लाख इख्तलाफात हों, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर साहब को ये इत्तला मिले कि प्राइम मिनिस्टर सिंध आ रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब उनको रिसीव करने जाते रहे हैं, और अगर आइंदा भी अगर बताया जाएगा तो वो जाएंगे। कल जब वो आए हैं शाम वैसे में, पता था तो लेकिन ऑफिशियली नहीं बताया, ये कह रहे हैं आप? वैसे तो पता था कि आ रहे हैं। नहीं देखें, नहीं, मैं आपको बता देता हूँ तरीका कर क्या होता है। अगर इत्तला आ जाती है, ऑफिशियली आ जाए कि इतने बजे प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को ये कहना नहीं पड़ता कि आप मुझे रिसीव करने आए, चीफ मिनिस्टर का को जाना पड़ता है। हाँ। लेकिन पिछले 1-2 मरतबा ये हुआ कि जब वो आ रहे थे तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को इत्तला ही नहीं दी कि वो आ रहे हैं। आने ना आने की तो बात ही और है, बताया ही नहीं गया कि किस वक्त उनको आना है। कल के उनके आने की इत्तला जरूर थी, लेकिन जो मेरी मालूमात हैं, ये कहलवाया गया कि चीफ मिनिस्टर साहब या कोई भी शख्स जो है उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने ना आए। तो जाहिर है जब मना कर दिया गया तो चीफ मिनिस्टर साहब नहीं गए। अच्छा, बाकायदा ये मैसेज दिया गया? जी, ये लेकिन आप देखें ना, उनके जाने से पहले कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की जो तकरीर थी, उसके बाद क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कैसे मिला जाता, जो उन्होंने ताबड़तोड़ के देखें शाहजिया, मेरी सुने, देखें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और पीपल्स पार्टी अपोजिशन की जमात है कौमी असम्बली में। अगर हम सिर्फ इस बुनियाद पर कि वज़ीर आज़म साहब से चीफ मिनिस्टर साहब ने मुलाकात करनी है तो बिलावल साहब जरा बात ना करें, ये मुनासिब नहीं है। वो अपनी बात करने का हक है, वो की उन्होंने बात, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अवाम की नुमाइंदगी करें, जो अवाम के इशूज उसको रेज करें। बिलावल साहब ने कौन सी बात गलत की थी भाई? अगर हुकूमत नालायक है, नाअहल है, उनकी नालायकी की वजह से लोगों की जानें दांव पर लग गई हैं, कोरोना पूरे मुल्क में फैलता जा रहा है, तो इसमें वो कहते हैं कोरोना में पॉलिटिक्स हो रही है, आप लोग पॉलिटिक्स है ना वो खेल रहे हैं। ईसीसी में जो फैसले कंसेंसस से हो जाते हैं वहां वज़राए आला मान जाते हैं, बाहर आते हैं तो टीवी पे आके पता चलता है जी पीपल्स पार्टी के वज़रा तो कुछ कह रहे हैं, बिलावल कुछ कह रहे हैं। देखें, एक थोड़ी सी अर्ज कर दूं, एक तो ये पीटीआई के हर शख्स की जबान से हर चीज पे ही आता है, कोई इशू हो, कोई बात करे, इस पे तो सियासत कर रहे हैं। तो भाई पॉलिटिशियंस को सियासत ही करनी होती है। मतलब मैं पॉलिटिशियन नहीं, मेरी बात सुने, मैं बात पूरी कर लूं। पॉलिटिक्स करना बुरी बात नहीं है, मनफी पॉलिटिक्स करना बुरी बात है। ट्रू। अवाम के इशूज को, अवामी जान को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना गलत बात है। True. और हम ये बात बार बार कहते रहे हैं कि हम ये नहीं करना चाहते, हमने नहीं किया। आप देखिए, आप तो वो लोग हैं जो रोजाना जितनी डेवलपमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, रोजाना फॉलो करते हैं ना, उसी की बुनियाद पर अपना शो करते हैं आप। हाँ। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जब से कोरोना शुरू हुआ 26 फरवरी से, उससे आप शुरू करें सिलसिले को और देखें कि कहां पर किसने गंद की है, फसाद किसने शुरू किया। वो कहते हैं आपने पूछे बगैर आप लोगों के सूबे ने बगैर लॉकडाउन कर दिया, बाद में बाकी सूबों को भी करना पड़ा। वो कहते हैं मुझसे पूछ के तो आप लोगों ने किया नहीं। अगर शाजिया 26 फरवरी को कोरोना पाकिस्तान में आ जाए, हाँ, और वजीर आजम साहब को होश ना हो, वो ज़हमत ना करें कि वो मीटिंग करें या बात कर लें, चीफ मिनिस्टर से पूछ लें कि जी अब क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करें। और 13 मार्च को भी उनको याद दिला दिला के उनको कहा जाए, उसके बाद मजबूरी में वो 13 मार्च को पहली मीटिंग करें। तो 15 दिन तक एक सूबाई हुकूमत बैठी रहे, बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के, जब वज़ीर आज़म साहब उठेंगे नींद से, ख्वाब खरगोश से निकलेंगे, जब उनको ख्याल आएगा कि कोरोना आ गया, जब वो मीटिंग बुलाएंगे, जब वो फैसले करेंगे, तो फिर हमें कुछ करना चाहिए।
ऐसा तो नहीं होता। सही। मैं तो समझता हूँ कि सूबा सिंध की हुकूमत ने एक जिम्मेदार हुकूमत होने का एक साबित किया अपने आप को। उन्होंने अपने स्टेप्स लिए, ठीक है, डिसीजन सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, एक नई चीज थी, हमने डिसीजन लिए हैं, उसमें कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे, लेकिन एटलीस्ट हमने फैसले तो किए, हम किसी एक डायरेक्शन में गए तो सही। इस क्राइसिस ये तो नजर नहीं आ रहा कि आप लोग सब लोग मिल के ज़ाहिर है जो एक यूनिटी नजर आनी चाहिए वो तो नजर नहीं आ रही। अब इंडिविजुअली ज़ाहिर है आप लोग जो फैसले कर रहे हैं, करंट इस वक्त सिचुएशन आप बता सकते हैं? ज़ाहिर है हमें तो जो विफाक से बताया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है कि जून में, जुलाई में, अगस्त में जाके पीक आनी है, लाखों की तादाद में जो ना वो केसेस हो जाएंगे, डेथ रेशो जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अब जो सिलेक्टेड लॉकडाउन की तरफ सूबे जा रहे हैं, क्या ये सिलेक्टेड रिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा, सख्त लॉकडाउन होगा? ये आप लोग भी जो कर रहे हैं। अच्छा जी, एक तो प्रॉब्लम ये हो गया हमारे साथ कि हम पहले दिन से कहते थे कि जी पूरे मुल्क में यकजहती होनी चाहिए, हाँ। एक ही फैसला होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, हम ही कह रहे थे। बिल्कुल। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला किया कि तमाम सूबे वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी होगी, जो डायरेक्शंस होगी, उसको फॉलो करें। सही। अच्छा, अब हम इस प्रॉब्लम में है कि हम अपनी मर्जी से कोई फैसला कर नहीं सकते। मेरी जाती राय में जो ये सिलेक्टेड लॉकडाउन कह लें, हैंडसम या स्मार्ट लॉकडाउन कह लें, जो उसको कह दें, इस वक्त बड़े शहरों में इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। जितना डैमेज होना था वो हो चुका है, जितना नुकसान पहुंचना था, जिस खतरनाक सूरत-ए-हाल में हम जा सकते थे हम जा चुके हैं। अब मेरी राय में अगर कोई एक हल है, कोई एक रास्ता है जिस पर वज़ीर-ए-आज़म किसी सूरत नहीं मानेंगे, जो शायद वैसे ही बहुत मुश्किल होगा, कि आप इतना सख्त लॉकडाउन करें 15 दिन के लिए, जो कर्फ्यू की सूरत है जैसे होती है वैसी हो। अच्छा। तब जाकर कि आप इसकी जो चेन है उसको ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैं अब तक समझाऊं 3-4 महीने में इन चीजों को, कि स्मार्ट लॉकडाउन या ये सिलेक्टेड लॉकडाउन आप उन इलाकों में करते हैं जहां पर आपको पता हो कि केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, और आप उसको बंद, ठीक है, ये मकसद होता है। सही। लेकिन अगर हमारे बड़े शहरों में कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर केस ना हो, तो आप क्या करेंगे? कहीं पे 100 होंगे, कहीं पे 90 होंगे, कहीं पे 80 होंगे, कहीं पे 70 होंगे। सही, आपका बिल्कुल, आपका मतलब है कि सिलेक्टेड लॉ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। मैं आपको ये कह दूं कि अगर आप पैमाना ये बना लें कि जी हमने 70 जहां पे होंगे वहां कर देना, आप कर दीजिए। हाँ। लेकिन जहां पे 65 है, जहां पे 60 है, जहां पे 50 है, जहां पे 40 है, उनको तो आपने छोड़ दिया ना खुला। तो 15 दिन लॉकडाउन करेंगे उन इलाकों में जिनको आपने हॉटस्पॉट कहा है, और जिनमें आप नहीं करेंगे वहां पर अगले वो 15 दिन में वहां पे भी सो जाएंगे, केसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन क्या करें, मुकम्मल लॉकडाउन के कर्फ्यू के हक में नहीं है। वज़ीर आज़म साहब मईशत की जो वजूहत बताते हैं, बहुत हद तक वो वजूहत जायज़ भी हैं। बहुत शुक्रिया वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, मुल्क का जाना पहचाना नाम, बज़्म तारिक अज़ीज़ के रूह रवां और PTV के लेजेंड तारिक अज़ीज़ हम सबको छोड़कर चले गए। अब हम सब कभी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी कि देखती आंखों, सुनते कानों को तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। पूरा मुल्क आज इस अजीम लेजेंड की याद में डूबा हुआ है। उन्हें कॉम्पेयर कहें, प्रोग्राम मेज़बान कहें, शायर कहें, न्यूज़कास्टर कहें, अदाकार या सियासतदान कह लें, ये सब एक ही शख्स का तारुफ है। 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो तारिक अज़ीज़ ने पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली नशरियात की मेज़बानी भी की थी, जबकि उन्हें असल शोहरत पाकिस्तान टेलीविज़न पर 1975 में शुरू होने वाले प्रोग्राम नीलाम घर से मिली थी। 40 साल से ज़्यादा अरसे तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम नीलाम घर को बाद में बज़्म तारिक अज़ीज़ का ही नाम दे दिया गया था। तारिक अज़ीज़ हरफन मौला थे। वो दहाइयों तक पाकिस्तान में हाउस होल्ड नेम थे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तारिक अज़ीज़ की खिदमात के सिले में उन्हें 1992 में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया था। उनकी सियासी ज़िंदगी का दिलचस्प पहलू ये है कि उन्होंने 1997 में मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ा था और इमरान खान को शिकस्त दी थी। इस इलेक्शन में तारिक अज़ीज़ ने 50,000 से ज़ायद वोट लिए थे, जबकि इमरान खान 5,000 वोट भी नहीं ले सके थे। 80 और 90 की दहाई में पैदा होने वाले पाकिस्तानियों के बचपन की यादों का कभी भुलाया ना जा सकने वाला हिस्सा और एक अहदसास शख्सियत तारिक अज़ीज़ आज हमें हमेशा के लिए खुदाफिज कह गए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए और उनकी आगे की जो मंजिलें हैं उनको आसान फरमाए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।